चलिए इस बीच समित चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। समित, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज देखिए जो वीकनेस है मार्केट में, कुछ एक स्टॉक्स जिस पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, इसमें आप देखिए इन्फोसिस ये करीब 1.5% नीचे है, सन फार्मा तो 2.25% नीचे है, RIL 1.5% नीचे है। इसमें ये वीकनेस में क्या किया है आपने इन स्टॉक्स में? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आईटी और फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ऑफ लेट हम इतना एक्टिव नहीं है ये दोनों स्पेस में। क्लियरली जो अंडर परफॉर्मेंस है उनका मेंटेन रहा है। रादर देन आईटी और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में रहने से अच्छा हमने फ्रंटलाइन स्टॉक जैसे बैंकिंग काउंटर्स होंगे जिसमें सिलेक्टिव प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, पीएसयू बैंक्स में जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, उन पे ज़्यादा फोकस किया है। एलएनटी, रिलायंस एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली हमने देख चुके हैं। तो रिसेंटली हमने हमारा पॉजिटिव बायस रादर देन आईटी और फार्मास्यूटिकल स्पेस पे कंसंट्रेट करने से अच्छा ये पूरे एक एंटायर बास्केट पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो क्लियरली मार्केट में अभी भी काफ़ी अच्छा अपसाइड हम देख सकते हैं आने वाले कुछ वीक्स में। सो ऐसे टाइम पे रादर देन वेस्टिंग योर टाइम गेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ डिफेंसिव काउंटर्स, जो सीजनल काउंटर्स हम देख रहे हैं उनमें ही मेरे ख्याल से अभी भी फोकस रखना चाहिए। एलएनटी की जैसे बात करें तो हायर डिग्री चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, और यहाँ से भी ये पोटेंशियल रखता है कि 1780 1800 के लेवल्स हम टेस्ट होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करेंगे, बट आईटी और फार्मास्यूटिकल स्पेस को हम फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इस बीच आप 2-3 शेयर्स देख लीजिए। एबीजी शिपयार्ड है, ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है। टिपिकली यही लॉजिस्टिक का एक ऐसा शेयर है जो कि अच्छा प्ले दिखा रहा है। अभी तक कईयों में ऊपर नीचे होता है लेकिन ये लगातार मजबूत है। पीटीसी फाइनेंशियल और आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बीईएल ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। ये कुछ एक ऐसे टिपिकली शेयर हैं जो इस तरह के बाजार में जब बाजार फिसल रहा हो ये अपने उच्चतम स्तरों पर पहुंचे हैं। मनोज धारा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा चलते हैं मनोज के पास। मनोज, मनोज सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपी। आज हम मोतीलाल ओसवाल एएमसी में मौजूद हैं और बात कर लेते हैं आशीष सोमैया जो एमडी एंड सीईओ ऑफ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए। इनफैक्ट यहाँ से लेकर जो ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर थिंकिंग बियॉन्ड म्यूचुअल फंड्स एज वेल नाउ, इफ यू कैन जस्ट से, बिकॉज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है, काफी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। व्हाट डू यू थिंक सो, कितना कंटिन्यूएशन में रहेगा ये? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जैसा आपने बताया न केवल म्यूचुअल फंड्स में है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, ऑल्टरनेट फंड्स हैं। तो ओवरऑल एक ये मूवमेंट इक्विटी जो एसेट क्लास है उसकी तरफ का अभी चल रहा है, और इक्विटी में एसेट क्लास में मूवमेंट बरकरार रहना चाहिए क्योंकि ये लंबा ट्रेंड है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी गिरावट आई है, डीमोनेटाइजेशन के बाद गोल्ड और रियल एस्टेट की तरफ का सेंटिमेंट भी काफ़ी चेंज हो गया है। और अगर आप देखें अभी पहले जो थोड़े सालों पहले 10-12% में बॉन्ड्स मिलते थे, आजकल 10 ईयर बॉन्ड का रेट भी 6-6.5% के रेंज में ही चल रहा है। सो इंटरेस्ट रेट्स में भारी गिरावट आने की वजह से, एफडीज में भारी गिरावट आने की वजह से इक्विटी की तरफ का रुख थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है अभी। Fantastic, and we'll talk with Manish. Manish is handling and PMS of Motilal AMC. In fact, Manish, कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है? We're talking about positives, और यहाँ से लेकर ऑयल का एक जो ट्रेंड है we have seen on the south end, और यहाँ पे लेकर मेटल प्राइसेस have also corrected. आपको क्या लगता है कि कितना पॉजिटिव ये दिख रहा है? Because PMI में इसका ऑलरेडी रिफ्लेक्शन in terms of input as well as output prices have also helped. What do you think, इसका कंटिन्यूएशन का असर कैसे रहेगा इंडियन मार्केट पर? देखिए, इंडिया इज यूजर ऑफ कमोडिटी। बेसिकली 2/3 ऑफ आवर इकोनॉमी इज यूजिंग कमोडिटीज, 1/3 इज प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। ये इकोनॉमी का बेसिकली मोटा मोटी सेटअप है। तो अगर आप YOY बेसिस पर देखेंगे तो अभी भी रॉ मटेरियल प्राइसेस अब थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो ग्रॉस मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा। और इसके संग हम देखेंगे जीएसटी का इम्पैक्ट, कि जीएसटी अगर 28% का रेट है तो 20% के रेट पर आता है, तो कितना मार्जिन कंपनीज अब्सॉर्ब करेंगी और कितना मार्जिन कस्टमर्स को वापस पास थ्रू करेंगे। तो इसका एक इंटरप्ले हमको नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में दिखेगा। करेंट क्वार्टर में वो नंबर्स में नहीं दिखेंगे, पर डेफिनेटली एक मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए। अगर राइजिंग ऑयल प्राइसेज है, ठीक है, करेक्ट हुए हैं,
पर फिर भी YOY फिगर्स अगर आप देखें तो काफी बड़े हुए हैं, so it is not that favorable. Sure. In fact, we are talking about rupee appreciation. It is already strengthened. और यहाँ से लेकर आपको क्या लगता है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? Cause we have recently seen इंडिया में जो रिटेल ऑयल प्राइसेस है वो भी कट हुए थे पेट्रोल और डीजल के. ये जो ट्रेंड है उसको आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे? See, rupee already बहुत overvalued लगता है if you look at it on a REI basis. So I don't think rupee we of the view कि यहाँ से और strengthen होना चाहिए. And obviously some of the sectors get negatively impacted, and as a country because we are more imports हमारा ज़्यादा है तो उससे हमें benefits भी मिलता है. So while we are benefiting from it, लगता नहीं है कि ये trend बहुत sustain होगा because inflation इंडिया में बहुत sticky है. And already rupee is overvalued. जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन स्टिकी है, लेकिन मेरा अगला सवाल गौतम से यही होगा. रिसेंटली कंक्लूडेड आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दे हैव सेड दैट इन्फ्लेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड. आपको क्या लगता है कि ट्रेंड कैसे रहेगा यहाँ से? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट. देखिए, अभी जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड देख रहे हैं, जैसा मनीष ने बोला, YOY बेसिस पे कमोडिटी प्राइसेस आर हाई. सो कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन है ये, ना कि फूड प्राइसेस लेड. बिकॉज पिछले 5 साल से हम कई बार देखिए फूड प्राइस लेड इन्फ्लेशन रहा है, वो नहीं है. दिस इज कमोडिटी लेड. राइट. सो फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या रहेगा, इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन कमोडिटी प्राइस का जो जैसा रहेगा रुख. So, उस पर कॉल ले नहीं सकते हम बैठ के. बट हैविंग सेड दैट, देखिए अभी 6.25 का रेपो है, विच इज डिसेंटली लो. And RBI has also said that they expect banks to transmit more. I think that transmission is happening, but it always happens gradually in India. So it will happen over a period of time. And then अगले साल we'll have to really see the course of commodity prices. And that will determine कि inflation and hence इंटरेस्ट रेट्स किधर मूव करते हैं. जी बिल्कुल. इनफैक्ट एक और स्टेटमेंट आई थी आरबीआई की तरफ से, दैट वाज ऑफ मनीष, दैट वाज ऑफ फार्म लोन वेवर हजार्ड. कितना बड़ा कंसर्न है, इफ यू कैन जस्ट मेंशन दैट? बहुत बड़ा मॉरल हजार्ड है. PSU बैंक्स की जो NPA की जो प्रॉब्लम्स हैं, और ऊपर से मतलब जो कॉर्पोरेट्स फंसे हुए हैं लोन्स में. अभी बैंकों में क्या है कि कोई कॉल लेने वाला नहीं है. बिल्कुल. कि ये NPA के इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे. तो जो एक आशा बनी थी कि NPA के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, और ऊपर से अब ये मॉरल हजार्ड जो फार्म लोन वेवर के है, आई डोंट थिंक ये एक स्टेट में लिमिट रहेगा, ये कैस्केड होगा. बिल्कुल. और स्टेट बजट्स को फंड करना पड़ेगा. स्टेट बजट्स ऑलरेडी, क्योंकि डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द स्टेट्स बहुत ज्यादा हो चुका है ये करंट सरकार में. तो क्या है कि स्टेट की जो बोरोइंग्स है बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है. मेरे हिसाब से एक मॉरल हजार्ड है. इट्स नॉट गुड. इनफैक्ट हम कंसर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मनीष राइटली सेड दैट इट्स अ मॉरल हजार्ड, बट मॉनसून कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आशीष? बिकॉज यू मीट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, मे बी डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज एज वेल. कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है मॉनसून पर? कॉज रिजर्वॉयर्स लेवल्स तो काफी हाई है, बट स्काईमेट हैज आल्सो प्रेडिक्टेड दैट सम गड़बड़ का पॉसिबिलिटी है. व्हाट यू कैन से? देखिए, मॉनसून कई बार ऐसे फोरकास्ट, जैसे अभी मई के महीने से फोरकास्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में क्या है कि एक तो मॉनसून किस तरीके का आता है वो है, और मॉनसून खराब या अच्छा होने के बाद गवर्नमेंट उसको किस तरह से मैनेज करती है. जैसे फूड ग्रेन सप्लाईज है, जैसे स्टॉक्स है, इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट अपने आप में एक साइंस है. मॉनसून नहीं आना एक अलग बात है, मॉनसून नहीं आने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए वो अलग बात है. और उसमें पिछले 3 साल में गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है वो काफ़ी फास्ट रहा है, फूड सप्लाईज अरेंज करने में, स्टॉक्स रिलीज करने में, सप्लाई चेन को मैनेज करने में. सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा आगे जा करके. तो ये थे मोतीलाल ओसवाल AMC में हमारे संवाददाता मनोज. लेकिन 50 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर, और जो मैं सुबह भी बात कर रहा था कि ये 90 to 100 के नज़दीक गया तो थोड़ा मार्केट के लिए परेशानी होगी. अब देखिए हफ्ते का आखिरी दिन, अब इंटरनेशनल क्यूज हमने देखा, यूरोप वीक था, US फ्यूचर्स जो है वो भी कोई बहुत स्ट्रेंथ इंडिकेट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे में 90 to 100 के पास निफ्टी का जाना. अब उन स्टॉक्स को देख लेते हैं कि जो इससे बिल्कुल विपरीत ट्रेंड इस समय दिखा रहे हैं. एवेन्यू सुपरमार्ट को आप देखिए, इसकी रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये 12% ऊपर है इस समय. साथ ही सनटेक रियलिटी को देखिए, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए, DS कुलकर्णी 7% ऊपर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है. सिंप्लेक्स है जो कि 20, वो तो खैर 20% ऊपर है ही सुबह से. BGR एनर्जी को देखिए 14% ऊपर. ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि टोटली अलग ही चाल कुछ दिखा रहे हैं. आशीष, एवेन्यू सुपरमार्ट कहाँ तक चलेगा ये?
आज आपने मेरे स्टॉक में वॉल्यूम नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर्स का काम हो चुका है आज सुबह से एवेन्यू सुपरमार्केट में। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम लगता है कि अब जिन लोगों को आईपीओ में स्टॉक लिखा था जी, और 1.5 करोड़ का वॉल्यूम एक 700 रुपए वाले शेयर में जो ए ग्रुप का स्टॉक नहीं है उसमें होना, ये शो करता है कि काफी एक हैंड्स का एक्सचेंज होगा आज। तो मुझे लगता है जिन लोगों के पास में आईपीओ में स्टॉक लगा हुआ था वो लोग शायद मुनाफा बुक कर रहे हैं, और इस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता रिटेल बहुत ज्यादा हिम्मत कर रहा है स्टॉक को ओन करने के लिए। वो तो इनफैक्ट स्टॉक से निकल रहे होंगे, बट आज के वॉल्यूम को देख के मुझे लगता है ये स्टॉक और नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। जरूर वैल्यूएशन वाइज, मार्केट कैप वाइज ये जस्टिफाई नहीं करता, बट मेरा मानना है कि शायद जो लॉन्ग ओनली फंड्स हैं वो इस स्टॉक में अभी भी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि एक ओवरऑल जो रिटेल भारतीय मार्केट है उस पर एक आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि 800 रुपए तक भी चला जाए तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में भी वही हुआ है। जब देखिए 8.5% ऊपर, ये हाल ही की लिस्टिंग, अब ये भी चल रहा है। आशीष इसमें क्या करें? हाँ, अब ये सेम स्टोरी शंकरा में, क्योंकि आईपीओ में अलॉटमेंट ही इतना कम हुआ था स्टॉक्स का। आई थिंक 15 शेयर्स लोगों को मिले हैं, उसमें कितना मुनाफा कर लेंगे, तो इसलिए स्टॉक में काफ़ी डिमांड है स्टॉक की। जरूर वैल्यूएशन दोबारा इसके महंगे हैं, बट चूंकि अभी एक ट्रेंड बना हुआ है और डिमांड सप्लाई का एक फैक्टर है जो रोल प्ले कर रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल जो राइज है वो एवेन्यू सुपरमार्केट में ज़्यादा है। डीमार्ट के साथ साथ एक और नाम भी खलबली मचा गया था पूरे शेयर बाजार में, वो था राधाकृष्ण धमानी का। तस्वीरें कईयों के पास नहीं थी, उस दिन उनके साक्षात दर्शन भी हो गए, कई लोगों ने देख लिया, लेकिन उनकी वेल्थ कैसे बढ़ी और कितनी तेजी से वो ग्रो कर गए। आंकड़ा तो ये भी कहता है कि छोटे अंबानी से बड़े हो गए, कितने बड़ा उनका आंकड़ा हो गया, ये समझाने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। बताया संदीप। बिल्कुल, जिस तरह से डीमार्ट लगातार नए हाइज बना रहा है, आज भी अगर आप देखें 740 के आसपास के लेवल छुए हैं, उससे पूरे रिटेल शेयरों में तो हमने देखा है कि दमखम देखने को मिला है जब से ये काउंटर लिस्ट हुआ है। इस काउंटर ने इनफैक्ट 2.5 गुना के आसपास के जो रिटर्न है वो डिलीवर किए हैं। तो इसके जो निवेशक हैं उनको तो मालूमाल किया है, लेकिन उसके साथ साथ इनके जो प्रोमोटर है, जो आर.के. दमानी की आप बात करें, जो कि बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के गुरु हैं, देखिए उनका शेयर मार्केट में आगाज हुआ है और देखिए किस तरह का वेल्थ क्रिएशन देखने को मिला है। वो अपने निवेश के जरिए जो स्टॉक मार्केट में है उससे तो कमाते ही हैं, लेकिन जिस बिजनेस को वो रन करते हैं उससे देखिए उनकी कमाई किस तरह से देखने को मिली है। 2 दिन में अगर आप देखें इस काउंटर में यानी कि डीमार्ट के शेयर में करीब 15% के आसपास का उछाल आया है, और उनके पास आईपीओ के बाद भी करीब 82% के आसपास की हिस्सेदारी अब भी है। तो 2 दिन में अगर आप देखें तो इनके जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को अगर आप देखें, जो मार्केट कैप में राइज आया है उसमें 5000 करोड़ रुपए के आसपास की अगर आप देखें तो कमाई केवल प्रमोटर्स की जो शेयर में 2 दिन में राइज आया है उसी की वजह से देखने को मिली है। कुल अगर आप हिस्सेदारी की वैल्यू देखें तो 39,500 करोड़ रुपए के आसपास की है। और ये जो आप नेटवर्थ की बात करें, जो आप कह रहे हैं कि कमाई हुई है और छोटे अंबानी से बड़े हो गए हैं, इनफैक्ट अगर आप राहुल बजाज का नाम भी इसमें जोड़ दें तो उनके मुकाबले और अनिल अंबानी का जो नेटवर्थ है उसके मुकाबले अगर आप देखें तो इनका जो नेटवर्थ है अब इन दोनों के पार पहुंचा हुआ दिखा है। तो ओवरऑल देखा जाए चौतरफा कमाई देखने को मिली है। ना केवल इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिला है, बल्कि खुद आर.के. दमानी शेयर मार्केट से तो पैसा कमाते ही हैं, लेकिन हाँ, इनकी खुद की जो कंपनी है वो जब लिस्ट हुई है तो 2 दिन में ही देखिए लगातार इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी है। और राहुल बजाज ही नहीं, छोटे अंबानी से भी इनका जो नेटवर्थ है वो पार होता हुआ दिखा है। तो जबरदस्त एक स्टोरी है जिससे पूरे रिटेल शेयरों में अगर आप देखें, जब से लिस्टिंग हुई है, इनफैक्ट जब से आईपीओ आया है, तब से जबरदस्त जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिले हैं। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, कहीं तो रिटर्न है, क्योंकि मार्केट में तो नहीं है। पिछले 1 घंटे के निफ्टी लूजर्स अब दिखाइए, पता चलेगा आपको कि मार्केट में थोड़ा जो प्रेशर है इस समय, वो देखिए 9200 के काफ़ी करीब। राकेश, अब देखिए वीकनेस आपको कहाँ दिख रही है सबसे ज़्यादा इस समय? मीर, अगर कहीं वीकनेस है तो सबसे ज़्यादा वीकनेस आईटी सेक्टर में लगती है, जहां मुझे लगता है शॉर्टिंग की जा सकती है। एल्स मेरा ऐसा मानना है कि ये बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, करेक्शन है, नीचे से इतना बड़ा हमने अपमूव बातें हुए देखा है, और मुझे नहीं लगता है इस करेक्शन में निफ्टी नीचे में जो इसका एक मेजर सपोर्ट है 9,030 का जो एक सपोर्ट है उसको तोड़ेगा। ठीक है, वैसे बाजार अगर 92 से तोड़ दे तो इमीडिएट कहाँ पे सपोर्ट ले लेगा राकेश? देखिए डिम्पी, अगर आप टेक्निकली और वैसे भी देखें तो हर कदम पर एक सपोर्ट और प्रैक्टिकली एक रेजिस्टेंस है। बड़ा सपोर्ट 9,030 का, हम अपने क्लाइंट्स को शुरू से वही सपोर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, और इन स्तरों के आसपास हमने क्लाइंट्स को बिल्कुल बाइंग करने की भी सलाह नहीं दी है। तो 9200 के स्टॉप लॉस की तो बात ही नहीं उठती है। अगर कोई गिरावट बढ़ती है तो मेरा ऐसा मानना है खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है शाइना, आप ओवरऑल मार्केट का जो भी अभी प्ले देखने को मिल रहा है, इस गिरावट का फायदा हमको कैसे उठाना चाहिए?
इनमें कुछ फार्मा शेयर्स को प्लस करना चाहिए जो टिपिकली चले ही नहीं थे, अब फिर से एक बार हो सकता है सेकंड पुल बैक में चल जाए, या फिर किसी और सेक्टर पर आपका ज़्यादा ध्यान है? फार्मा सेक्टर में सिलेक्टिव देख सकते हैं आप, क्योंकि जो रिजल्ट्स आने हैं ये क्वार्टर के, उसमें मुझे लगता है सिर्फ 2 कंपनीज डिसेंट रिजल्ट्स पोस्ट करेंगी इन द ओवरऑल, जैसे ग्लेनमार्क हो, बायोकॉन हो। बायोकॉन के वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं ये लेवल पे बाय इमीडिएटली नहीं कहती हूँ, मे बी बाय ऑन डिप्स। और ग्लेनमार्क नहीं चला है स्टॉक फॉर क्वाइट सम टाइम, आई थिंक यहाँ पर नेक्स्ट 6 months to 1 year में अच्छी मूवमेंट हो सकती है। आई पर्सनली होल्ड द स्टॉक, मुझे लगता है ये क्वार्टर के नंबर्स 20-25% ग्रोथ दिखा सकता है, एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड 1 year अच्छे प्रोडक्ट्स उनके जीटिया जैसे दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ। अदर देन दिस सेक्टर, आई थिंक जैसे हमने पहले बात किया कंज्यूमर सेक्टर, एंड आई थिंक ऑल्सो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन T&D सेक्टर, वहाँ पर सिलेक्टिवली ऑलरेडी स्टॉक्स चल चुके हैं, बट अभी भी आई थिंक वन कैन इन्वेस्ट बिकॉज वहाँ पर भी ग्रोथ आ रहा है। बिल्कुल। इस बीच एक बार रुपए को देख लेते हैं। रुपए में मूव जिस तरह का देखने को मिल रहा है, आरबीआई की तरफ से अब डॉलर जो है वो खरीदे गए हैं कुछ हद तक रुपी को, यहाँ पर जो रुपी का स्टेम है उसे रोकने के लिए 64.23 पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। आशीष, आई थिंक ये थोड़ा वेरिएबल फैक्टर रहेगा डॉलर जिस तरह से मूव कर रहा है। सुबह हमने जिम रॉजर्स से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर यहाँ से और एस्केलेट होती है तो इन दैट केस डॉलर और स्ट्रेंथन भी हो सकता है। आपका व्यू क्या है इस समय रुपी सेंसिटिव स्टॉक्स पर? देखिए, मेरा तो मानना है, मैं किसी से कल बैंकर से बात कर रहा था, वो उनका व्यू था करीब 5-6 हज़ार करोड़ रुपया वेट कर रहा है भारतीय बाजारों में आने के लिए अगले कुछ दिनों में, तो जिसका हम ऑलरेडी देख रहे हैं प्रेशर यूएसडी पे है और ये आईएनआर स्ट्रांग हो रहा है। और इसके अलावा एक जब ये गिरा था, टेक्निकली भी वो बात कर रहे थे कि जब रुपए में गिरावट आई थी तो 60 से 68 का लेवल बहुत जल्दी बन गया था, तो 65 के नीचे वो लोग काफ़ी बियरिश हैं और उनका मानना है जैसे ये 60 से 68 हुआ था, इस बार 65 से 60 तक भी उतनी जल्दी में जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लोज अभी भारतीय बाजारों की तरफ चेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड और एक्सपोर्ट सेंसिटिव स्टॉक हैं उनको, जैसे आईटी का हम बात कर रहे थे, उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अभी सही समय इंपोर्टिंग कंपनीज को बाय करने का है, जैसे आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमने अच्छा खासा इजाफा देखा। अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस लेवल पे बाय बिल्कुल करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। इस बीच जिम रॉजर ने आज सुबह क्या कहा था बिजनेस से, एक बार वो भी सुन लेते हैं। U.S. market is at near all-time highs, as you know. I don't like jumping into anything that's at all-time highs. Mr. Trump has said he's going to have trade wars with China. Now, I don't know. He said he was going to do it his first day. He's done nothing after 2 or 3 months. So, but he said he's going to have a trade war. He said now he says he's going to take care of the Middle East. He's going to take care of North Korea. I mean, if all of these kinds of things come true, that's not going to be good for markets anywhere in the world, except maybe oil, except maybe gold. High on U.S. dollars, partly because there is more turmoil coming in the world, and when there's turmoil, people like a safe haven. They think this U.S. dollar is a safe haven. I own a lot of them, but it's not a safe haven. It's just that people think it will be during times of turmoil. If we're going to have more blow-ups in the Middle East, the crude is going to continue to do well. I've said before to you that, you know, crude is in the process of making a complicated bottom. In 2000, a few years, we'll look back and say that in 2015, 2016, 2017, crude made its complicated bottom, and then things will go higher after that. I'm not buying crude at the moment, but I do know it's making a bottom. वैसे मेरी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओवरऑल, क्योंकि ये करेंसी डिवैल्यूएशन है, यूजुअली चाइना के अंदर हमने देखा था वो अपने बिजनेस को थोड़ा मैनेज करना चाहते थे, लेकिन इस बार जो रुपए की जो स्ट्रेंथ दिख रही है अगेंस्ट डॉलर में, ये एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल। ये एक्सेस ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है? 9,200 के नीचे निफ्टी है। एक बार मैं आपको बता दूं, 9,200 के नीचे निफ्टी इस समय 62 पॉइंट्स की गिरावट। एंड यही सुबह भी इनफैक्ट जब बाजार खुल रहा था ना, मुझे यही डर लग रहा था कि आज एक तो शुक्रवार है, ऊपर से नेगेटिव क्यूज,
इंडियन मार्केट जिस ट्रैजेक्टरी में है, कहीं क्लोजिंग आते आते सेलिंग एग्रीवेट ना हो जाए मार्केट में, और वही हुआ। देखिए जब अपने शो शुरू किया था ना, तब तक ये होल्ड कर रहा था, 9212 का इंट्राडे लो था जिसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब ये उसके नीचे है, और ये 9200 के नीचे की क्लोजिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी मार्केट के लिए इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट। आई वोंट से कि इससे कोई बहुत बड़ा फॉल ट्रिगर हो जाएगा, पर हाँ सेंटिमेंटली डेफिनेटली वीकनेस रहेगी। निफ्टी के टॉप लूजर्स को एक बार देखते हैं, और देखिए ये सेलिंग इस समय जो है ना, वो एडवांस डिक्लाइन जो है वो भी थोड़ा सा स्लाइड हुआ है अगर आप देखेंगे इस समय। तो ये लूजर्स आपकी स्क्रीन पर, इसमें आईटी जैसे राकेश बता भी रहे थे, वहां पर वीकनेस अच्छी खासी है। समेत आपने और कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट निकाले हैं क्या? 9200 के नीचे निफ्टी है। देखिए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है लास्ट 2-3 महीनों से, और एक विदाउट मेजर करेक्शन देखा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे करेक्टिव मूव्स इन बिटवीन देखेंगे, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये इमीडिएटली कुछ ऐसे डरने की बात है, और यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल होके एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा। सो एज ऑफ नाउ हम ज़्यादा कुछ शॉर्टिंग साइड पे नहीं देख रहे, जैसे मैंने मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था। हम यहाँ पे इनफैक्ट अगर ये डिप्स आती है तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स ही देखेंगे रादर देन रेजिस्टेंस। तो हम शॉर्ट साइड पे अभी भी रहना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट ये जो भी डिप्स आती है वहाँ पे अच्छे खासे जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है उनमें खरीदारी की सलाह देंगे। ठीक है, क्योंकि रुपया एक मेजर कंसर्न पड़े से कुछ एक सेक्टर्स के लिए तो बन ही चुका है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आ चुकी है डॉलर के अगेंस्ट में। मिस्टर के एंड डे इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर डे, शुक्रिया पहले तो इसी बिजनेस को समय देने के लिए। ओवरऑल ये मार्केट जो करेंसी फॉरेक्स मार्केट है, ये रुपया और कितना स्ट्रांग होने वाला है? ये इसका एक बेस बन चुका है, यहाँ से थोड़ा वीक होगा अगेंस्ट डॉलर, या फिर और स्ट्रेंथन हो जाएगा? हाय, गुड आफ्टरनून। देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से भी कहाँ तक जाएगा, वेदर 6350 जाएगा या इट विल गो बिलो दैट, बट इतना सारे स्ट्रांग होना महीने में मेरे ख्याल से ये दिस इज अनवारंटेड, क्योंकि ये एक्सपोर्ट जो दिक्कतें पैदा करते हैं। इसका सडनली करेंसी अगर 68 जो 1-1.5 महीने 2 महीने पहले थे, या 67.25 जो लास्ट क्रेडिट पॉलिसी का दिन थे जहाँ पे गवर्नर ने बताया था कि ये सही लेवल है, और आज 2 महीने के अंदर ये रुपी वापस 64.25। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी रफ, एंड इतने सारे वोलेटिलिटी रुपी में आना 1-1.5 महीने में आई थिंक इज अनवारंटेड। तो काफी पैसा आ चुका है, आई थिंक अराउंड 57,000 करोड़ आया लगभग लास्ट महीना, विच इज अबाउट $8 to 9 billion, और काफी पैसा आ रहे हैं। आई थिंक अ स्ट्रेट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर एक्शन मीन्स मेरा ख्याल से प्रॉपर रादर लार्जर इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड नॉट टू अलाउ द रुपी टू गो सो स्ट्रॉन्ग। Definitely it's going to hurt the exports, and coming months we will have a tough time ahead. इसमें ये भी हुआ है कि इसी महीने अगर आप देखें ना, अप्रैल में अभी तक जो बाइंग आई है वो 4,500 करोड़ से ज़्यादा की है एफपीआई इसके। अब जब इस तरह का इनफ्लो आता है तो इसे कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आरबीआई कांट गो इन ओवर ड्राइव। लेकिन मिस्टर डे, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो ट्रैजेक्टरी आप क्या देख रहे हैं? देखिए यही ट्रेंड अगर जारी रहा तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। Then any level you can take it because it's unbelievable, and it's very difficult to say क्या लेवल पे जाएगा, कहाँ पे रुकेगा। अगर कल फ्लो बंद हो गया तो शायद रुक जाएगा, या फ्लो चालू रह गया, लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, तो फिर वापस स्ट्रॉन्ग। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि इनफैक्ट ये 64.25 अनबिलीवेबल मुझे लगा नहीं यहाँ तक आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद 65-50 या वहाँ से रिवर्स मारेगा, पर 64-50 भी थोड़ा 64-25-26 I think it's good. कोई लेवल बोलना मुश्किल है। Maybe 63-80 technically could be viable, but technical doesn't come in the picture when there is a huge inflow coming in. Absolutely. And it can be any levels. All right. There's no fixed level. It will be. Mr. Day, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के। 63-80 भी जा सकता है रुपया टेक्निकली अगर देखें तो। एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है दिन के निचले लेवल्स पर। टॉप लूजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, कैनरा बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई। राकेश, आईसीआईसीआई और एसबीआई इन दोनों पर देखिए एक जो मेजर मैसिव रेजिस्टेंस है, एसबीआई 290 के ऊपर निकलते और आईसीआईसीआई 280 के ऊपर निकलते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों फिसलते हैं वहाँ से। देखिए मेरे अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वन ऑफ द वीकेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर था इसका प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर, जहाँ एक बड़ी रैली देखने को मिली। यहाँ बिल्कुल भी उस तरीके की रैली नहीं देखने को मिली, और जिस तरीके से मार्केट ने 9200 के लेवल्स को तोड़ा है, ये स्टॉक एज कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा गिरने का दम रखता है। और इमीडिएटली अगर आप देखें तो 277 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। वो एक मेजर
नेक लाइन है नीचे में शॉर्ट टर्म के लिए, अगर इन स्तरों के नीचे सस्टेन करता है और क्लोजिंग लेता है तब नीचे में 271 272 के स्तरों तक ये स्टॉक गिरने का दम रखता है। दूसरा, अगर आप स्टेट बैंक की बात करें तो मीर यहाँ पर पीएसयू बैंकों से अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर रहा है और इसमें यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है 288 के स्तरों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर इन स्तरों के नीचे स्टॉक क्लोजिंग लेता है तब यहाँ पर एक करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, अभी इन्फीबीम के बारे में बात करेंगे सुमित आपसे। एक बार आप इसका चार्ट खोल के जरा डाटा देख लीजिए। इस बीच हम आपको फाइनल बेट बता देते हैं। रजत हमारे से जुड़े हैं न्यूज रूम से। बताइए रजत। बिल्कुल वी गार्ड होगा आज का शेयर जहां पर खरीदारी की जा सकती है। देखिए नए लेवल्स को छूने की कोशिश कर रहा है ये, इमीडिएटली 186 188 को टच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्मार्ट रिवर्सल आज के सत्र बनता हुआ नजर आया। पिछले 2 घंटे में भी देखेंगे बाजार तो टूटा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के बीच में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था आज तो। अब तक के उच्चतम स्तर के बेहद करीब है और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहां पर भी 58% के डिलीवरी वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। और मैं बता चुका हूँ कि आज शॉर्ट टर्म चार्ट बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। 65% मजबूत प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई भी हिस्सा गिरवी है नहीं। इंस्टीट्यूशंस बेट लगा रहे हैं स्टॉक पे। अब फंडामेंटल्स FY16 में 111 करोड़ का मुनाफा क्लॉक इन किया था। अब इस फिस्कल में पिछले 9 महीने में लगभग 110 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी क्लॉक इन कर चुकी है। यानी कि अब EPS रिवाइज होने के चांसेस बहुत, EPS और P दोनों ही रिवाइज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली बन जाते हैं। तो स्मार्ट मूव है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो वो चेज हो रहे हैं, इससे मार्केट पे स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। 128 के टारगेट्स जो कि प्रीवियस हाईज के बेहद करीब हैं, वहां तक देखने को मिल सकते हैं स्टॉक पे। स्टॉप लॉस आपको 178 की रेंज पे लगाना होगा। चलिए, तो स्टॉप लॉस खैर 178 का रखना चाहिए आपको। फिलहाल 182 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार निफ्टी में गेनर्स को देख लेते हैं, जहां पर मूव इस समय अच्छा है। 9200 के ऊपर लौटा है फिर से निफ्टी। लेकिन देखिए BPCL पर मूव अच्छा है। सिमिलरली बाकी स्टॉक्स को भी आप देखेंगे जहां पर अच्छा मूव है। इसमें भारती, इंडियन ऑयल, इन सब पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये OMCs पर आशीष क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं जैसे पहले कह रहा था कि OMC एक अच्छा बैट रहेगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है वो IT स्टॉक में चल रहा है। और आज इनफैक्ट रिलायंस में तो आज जो निफ्टी का आप यदि फॉल का मेजर 40% कंपोनेंट देखें तो अकेला सिर्फ रिलायंस और इन्फोसिस ने निफ्टी को इतना डैमेज दिया है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक तो जो नया मैकेनिज्म ला रहे हैं जहां पर अब डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज होंगे, ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। और चूंकि अब रुपया वीक और रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मिलेगा। तो ये सेक्टर अभी थोड़ा सा री रेटिंग इसकी हो रही है, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ समय में देखी तो सिर्फ BPCL, HPCL, IOC की डायरेक्शन कहीं नहीं थी और सिर्फ रिलायंस ही एक रैली को लीड कर रहा था। तो मुझे लगता है BPCL और IOC यहाँ पर बिल्कुल नई पोजीशन के लिए एप्ट है और बाय करना चाहिए। ठीक है समित, एक बार इन्फीबीम आप देख लीजिए, क्योंकि ये 3 दिन से ना F&O बैन में है और 3 दिन से ही शेयर टूटा नहीं। ये जब से F&O बैन में है तब से शेयर टूट नहीं रहा है। टिपिकली क्योंकि नए सौदे तो लगेंगे नहीं जब तक बैन में, पुरानों को एडजस्ट करना होगा। ये पुल बैक का कैंडिडेट हो सकता है क्या जब तक बैन में चल रहा है ये? देखिए, वो बोलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। काफ़ी अच्छे इसमें शॉर्ट्स बने थे। जैसे ही एक मेजर इसका मेक और ब्रेक लेवल था 1200 का, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ इसमें हमने एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इसमें देखा है। उसके चलते ये स्टॉक ने वहीं से 4 दिनों में 20% का एक फॉल देखा था। हालांकि लास्ट 3-4 दिनों से ये थोड़ा सबड्यूड है, बट कहीं ना कहीं अगर देखें तो 900 के आसपास इसने एक सपोर्ट बना लिया है। तो यहाँ से एक माइनर पुल बैक रैली हम देख सकते हैं, बट वो पुल बैक रैली एक रेंज वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे 1050 से लेके 1080 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे माइनर पुल बैक्स भी आता है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो इन्फीबीम पे तो आपको राय मिल चुकी है, लेकिन अब जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव खबर भी आपके सामने रख देते हैं। वो है एनपीपीए को कई कंपनीज पे शक है ओवर प्राइसिंग का। असल में कंपनियां 2 तरीके से जूझती हैं। पहला एक तो US FDA जो कि रेगुलेटर US का है, और भारत में एक प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि फार्मा को लेकर एनपीपीए बनी हुई है। अभी इप्का लैब, सन फार्मा, जायडस वेलनेस और अबोर्ड, इन 4 कंपनीज का नाम आ रहा है जहां पे शक है कि शायद इन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर दवा की ओवर प्राइसिंग की हुई है। ये ओवर प्राइसिंग कितनी है,
पेनल्टी के साथ इनको कुछ वापस रकम भी करनी पड़ती है। फिलहाल अभी शक है एनपीपीए को, इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये आगे चल के हो सकता है थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, क्योंकि अबोर्ड की करीब 20 दवा ऐसी हैं जिसपे एनपीपीए को शक है कि इन्होंने ओवर प्राइसिंग की है। जीएसके फार्मा लंबी लिस्ट है जिनके पास से दवा की भी हम आपको बता रहे हैं कितनी दवा है जिन पे उनको डाउट है कि शायद यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग को ओवर प्राइसिंग की है और उन्होंने एक आर्टिफिशियल गेन जरूर यहाँ पे कमाया है। तो इस पर थोड़ा सा जांच हो सकती है, तो तैयार रहिएगा, एनपीपीए का फैसला कभी भी इस पे आ सकता है। फिलहाल तो ये इस पे थोड़ा सा डाउट है और कंपनी को नोटिस भी भेज दिया गया है, इसके लिए इनको क्लैरिफिकेशन देना होगा। आप एक बार आशीष, इनमें से 2-3 कंपनीज आप देखिए, मैं एक पर्टिकुलरली सन फार्मा की बात बोल रहा हूँ, ये तो आ ही नहीं रहा बाहर, ये ऐसा फंस गया है ना 600 650 की रेंज में। आप कुछ मर्जी कर लीजिए, 8600 का निफ्टी 9200 हो आया, लेकिन ये 700 के ऊपर ही नहीं आया। आएगा भी या नहीं आएगा, होप ही भूल जानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सन फार्मा को नमस्कार, आप कोई दूसरा शेयर लेंगे उसको प्लस करेंगे, हम सन फार्मा नहीं लेंगे। मेरा मानना है कि फार्मा में वो ही लोग कॉल लें जो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना चाहते हैं कि अभी ये नहीं चल रहा है, बट शायद 1-2 साल में जब बाजार नीचे आएगा तब ये कॉन्ट्रेरियन कॉल बढ़ के को बन के रिटर्न देंगे। क्योंकि 2-3 तरह की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो जो यूएस की हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज हैं और जिस हिसाब से वो दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज को डिस्करेज कर रहे हैं, तो जो आईटी में हुआ वो फार्मा में भी होने वाला है, सब नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो भी यूएस एफडीए रिलेटेड कुछ ना कुछ और जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो उसके कारण से भी कंपनियों में जो प्राइस फॉल आता है वो कहीं बहुत ज़्यादा आता है कंपेयर टू उनका जो क्लीन चिट मिलता है उसके। तो मुझे लगता है जहाँ पर एक सेक्टर जहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा और रिटर्न इतना कम हो, तो वहाँ निवेश क्यों करना चाहिए, जब आपके पास में पूरे इतना दूसरे सेक्टर अवेलेबल हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो फार्मा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल ही बाय करना चाहिए, अदरवाइज आई एम बियरिश ऑन फार्मा फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो कुछ हद तक वीकनेस ही फार्मा पर। तो आज वैसे भी अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स में नुकसान अच्छा खासा देखने को मिला है। ओवरऑल जो सेलिंग हुई है उसमें ठीक ठाक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन मार्केट बंद होने में करीब 20 मिनट का समय बाकी है। इसमें कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिन पर मजबूती अच्छी इस समय देखने को मिल रही है। आज देखिए रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में ना, इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स आप देखिए, बीएसई लिमिटेड भी करीब 2.5% ऊपर। आज को मुहूर्त है क्या प्राइमरी मार्केट से? पता नहीं, मतलब देख के वही लग रहा है, लेकिन शाहिना बीएसई भी करीब 2.5% ऊपर है ना। इट हैज बीन फेसिंग दैट 1000 रुपए के आसपास के लेवल का रेजिस्टेंस। ये एक बार के लिए बेचने के लिए अच्छा मौका है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स जैसे इवन यूसी एमसीएक्स भी काफ़ी अच्छा चल रहा है आज। सो आई थिंक दिस होल दोनों स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जैसे अपने मार्केट में। आई थिंक देयर इज पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है इक्विटीज़ की तरफ, तो उस हिसाब से एंड इवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आई थिंक ये स्टॉक्स चलते रहेंगे। एंड आई थिंक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बीएसई आई डोंट थिंक अभी भी सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। तो आई थिंक एमसीएक्स वैल्यूएशन वाइज गिव्स अ बेटर रिटर्न। ठीक है, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो इस तरह के मार्केट में जब आपको लॉस हो रहा हो तो आपको पूजा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी बीटीएसटी कॉल्स आपको बताने वाली है। बता दीजिए पूजा, आप तो आपसे ही जानना चाहते हैं कौन सी बीटीएसटी कॉल है जिससे घाटे कम हो जाएंगे, जिनके भी हो रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर भी राय बटी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर भी राय, जी यहाँ पर भी राय बटी। मुझे तो लगा आप असली पूजा की बात कर रहे थे भगवान के सामने। खैर बताइए पूजा। तो मैं कह रही थी कि राय बटी हुई है, आधे लोग सेल की राय दे रहे हैं, आधे लोग बाय की राय दे रहे हैं। शुरुआत पहले सेल कॉल से करते हैं। स्टार इंडिया मार्केट के दीपेश पवैया ने एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की राय दी है और इनका मानना है कि 480 के लेवल्स तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और 515 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय ये दे रहे हैं। अगले कॉल में इन्होंने खरीदारी की राय दी है M&M फाइनेंस में। यहाँ पर इनका मानना है कि 350 तक के लेवल्स की तेजी स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 332 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। अगले कॉल में एपिक रिसर्च की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने दोनों ही अपने कॉल में बिकवाली करने की राय दी है। इनका जो पहला कॉल है वो है पीटीसी इंडिया में, सेल कॉल दिया है 92 के टारगेट के
स्टॉप लॉस 97 का, और BHEL में इनकी बिकवाली करने की राय है 170 का टारगेट के लिए, और 179 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। आखिर में निर्मल बैंक के कुछ व्यूज ले लेते हैं। इन्होंने HCL टेक में खरीदारी करने की राय दी है 865 के टारगेट के लिए, और 839 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और आखिरी कॉल में JNFC में खरीदारी करने की राय है, और इनका मानना है कि 282 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। 265 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय है। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी कॉल्स है जिसपे आपको बाय और सेल एक्चुअली दोनों ही मिल रहा है। अच्छा है, इस तरह के मार्केट के अंदर आपको अभी भी बाय और सेल दोनों के ही ट्रेड मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों का ही पैसा भी बन सकता है। राकेश, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? कोई BTST कॉल या फिर पोजिशनल ट्रेड? आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, छोड़ दीजिए आज के प्राइसिंग के हिसाब से। आपको लगता है कोई भी गिरावट है कि इस पर्टिकुलर शेयर को तो मैं लूंगा ही, चाहे कैसे भी आ जाए। देखिए डिम्पी, LIC हाउसिंग फाइनेंस को रिकमेंड करना चाहूँगा। 615 का स्टॉप लॉस, 645 के टारगेट के लिए एक मिड कैप काउंटर कोकियो कैमलिन, इसको खरीदने की राय रहेगी। 87.5 का स्टॉप लॉस, 100 का लक्ष्य है, और लास्ट बाय कॉल रहेगा लक्ष्मी विलास बैंक पर। 158 का स्टॉप लॉस, 193 के टारगेट के लिए लक्ष्मी विलास बैंक पर एक बाय कॉल रहेगा। समित, आप कुछ और ट्रेड ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं बजाज ऑटो को ऐड करना चाहूँगा, जिसने लास्ट 2-3 दिनों से एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। 2760, 2770 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया है। लास्ट 2 दिन में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, तो इस पर हम हमारा ऑप्टिमिस्टिक व्यू अभी भी मेंटेन रखेंगे। 3030 एक डायरेक्शनल हमारे टारगेट्स होंगे। 2748 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा बाय कॉल कंटेनर कॉरपोरेशन में होगा, जो लास्ट 2 दिन से क्लियरली हम एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखे हुए। आज भी स्टॉक 6 से 7% ऊपर है, बट हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। वीकली मंथली चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो माइनर डिप्स भी यहाँ पे आती है, तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और नीचे अगर देखें तो 104030 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है हर एक डिप में 1040 के स्टॉप लॉस से। और ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये बहुत जल्दी ही 1210 से लेकर 1240 के लेवल टेस्ट कर सकता है। और एक काउंटर इंटरेस्टिंग है ICICI प्रू, जैसे आप देखिए आज ये करीब 2% ऊपर है, एंड इनफैक्ट इट इज नॉकिंग ऑन 400 नाउ। आशीष, ICICI प्रू आपको कैसा लगता है? हाँ, ICICI प्रू इनफैक्ट अपने उच्चतम स्तर पर आ गया है 52 हफ्तों के, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में भी सेम स्टोरी है कि जो रिटेल निवेशक हैं जिनको IPO के टाइम शेयर्स अलॉट हुए थे वो निकल गए हैं और अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले बन गया है। इसके अलावा अब इस बार उनके ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर था तो वो अच्छा रहा था, तो मुझे इस बार अच्छे नतीजों की भी उम्मीद है ICICI प्रू से। और मेरा इस स्टॉक के लिए अगले क्वार्टर तक के लिए प्राइस टारगेट करीब 450 का रहेगा। इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, एक डिफेंसिव स्टॉक भी है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि शायद बाजार की गिरावट का भी बीमा करवाने वाले हैं, इसलिए अब ICICI प्रू का नाम ये बीमा ही है। जो अभी आशीष ने कहा वो बात सही है कि ये एक अच्छा हेज हो सकता है अगर मार्केट गिर रहा है तो। कुछ और हेजिंग आपने ढूंढी क्या राकेश? देखिए, मीर एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे फार्मा स्टॉक में सन फार्मा की हम बात करते हैं, कई कुछ चुनिंदा फार्मा काउंटर्स, उदाहरण के तौर पर जिसका जिक्र डिम्पी ने भी किया था, कैडिला हेल्थ केयर, जो फार्मा काउंटर्स अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं इस खराब फार्मा के माहौल के अंदर, मेरे को लगता है वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। वो एक नामात्र सिर्फ एक डिफेंसिव बेट साबित होगा, बट जैसे मेरा आप कह रहे हैं इंश्योरेंस की तरह डिफेंसिव होते हुए एक अच्छी रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। ठीक है, अब PNB गिल्ड को भी एक बार देख लीजिए राकेश। PNB गिल्ड का स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये भी टिपिकली थोड़ा बॉन्ड्स में चलता है और ये भी अच्छा प्ले दे सकता है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, बहुत तेज चला था ये शेयर, अब ऐसा मूव नहीं दिखा रहा। खैर ये भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 50 रुपए 51 रुपए एक अच्छा बेस है। अगर कोई बाय करना चाहे तो 50 रुपीज के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ गिरावट में इसको बाय कर सकता है। शायद एडलवाइस ने काफी अच्छा चल रहा है। टिपिकली ब्रोकरेज की बात तो बाद में, आजकल ना ARC को लेकर काफी चर्चा हो रही है। IDBI के ARC भी इन्होंने लिए थे। कल भी जब RBI गवर्नर बहुत बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि NPS को कम करने के लिए ARCs को थोड़ा आगे आना होगा और वो शायद उससे सेटलमेंट करेंगे। ये एडलवाइस का जो नया बिजनेस है, ये कितना इसके प्राइसिंग में डिस्काउंटेड है? मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अपसाइड है गिवन द ARC बिजनेस, कंसिडरिंग जैसे अभी हमको नेक्स्ट 15-20 दिन में गवर्नमेंट पॉलिसी वो बैंक्स के जो डेट्स, बैड डेट्स है, NPAs है, उसको कैसे वो हाइव ऑफ व्हाट दे विल डू अबाउट इट। और उस पॉलिसी में आई थिंक लाइक एडलवाइस जैसे हाउसेस जो हैं
वो ये काफ़ी अच्छा उसमें ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दोनों एंड पे उनके पास क्लाइंट्स है, दे विल गेट गुड एसेट्स ऑल्सो एंड दे विल बी एबल टू प्लेस इट ऑल्सो, और मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं इस बिजनेस में. सो आई थिंक दीज स्टॉक्स आर डेफिनेटली स्टॉक्स जो आप रख सकते हैं 2 या 3 साल के लिए. इस बीच वही 9195 पर निफ्टी मार्केट बंद होने में करीब 12-14 मिनट का समय बाकी है, लेकिन आज जो गेनर्स है ना इसमें देखिए, एक तो LNT है जो कि हरे निशान में है 1683 के आसपास, लेकिन थोड़ा अगर लॉन्गर टर्म व्यू लें तो आशीष आपको लगता है कि LNT और यहाँ से गेन दे सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है? देखिए आज LNT ने अपना 52 वीक हाई ऑलमोस्ट टच किया काफ़ी एक अरसे के बाद में, तो मेरा मानना है अब ये स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में शिफ्ट हो रहा है. इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ऑर्डर का इनफ्लो जो पिछले एक क्वार्टर में आया है वो काफ़ी रोबस्ट है, और आगे चूंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो LNT वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी होगा. तो ये एक अभी भी समय है इस स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि इनफैक्ट यदि आप पहले देखें तो 2000 से स्टॉक गिर गिर के 1000 रुपये तक भी आ गया था, और अब अभी भी उसने अपने पिछले हाइस को टच नहीं किया है. तो अभी भी यहाँ से 20% की अपसाइड LNT में बाकी है. जस्ट थोड़ा पेशेंस के साथ में इसमें पोजीशन ली जाए तो, क्योंकि डाउनसाइड इस स्टॉक में 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं है और अपसाइड करीब 300 रुपये की है. तो इनफैक्ट मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का बेस्ट पिक LNT ही रहा है. मेरी इस सीरीज़ की जब शुरुआत हुई थी ना, तब से कैपिटल गुड्स का आप शेयर देखेंगे ना, ये भी अच्छा प्ले कर रहे हैं. आप ABB को देखिए, आज भी चल रहा है इस तरह के मार्केट के अंदर भी. BHEL सुबह तक ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा बहुत दबाव इसके अंदर आया है, और टिपिकली सीमेंस भी है. हालांकि इसकी एक डिवीज़न को तो बेनिफिशियरी मिलेगा जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हैं, लेकिन ABB पे आपके रिकमेंडेशन है. कैपिटल गुड्स में आपको ठीक क्या लग रहा है सुमित? आप किसी शेयर के साथ पहले से पोजीशन पे हैं और उसको रखना चाहेंगे, या फिर कोई पोजीशन ली नहीं थी अब लेना चाहेंगे? देखिए अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो डेफिनेटली इसमें थोड़े हम लार्जर नेम से ही स्टिक करना चाहेंगे. BHEL, LNT ये प्रेफर्ड पिक्स रहे हैं हमारे लास्ट 2 मंथ से, और हम उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे. जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था कि LNT के चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट 1.5-2 महीने से हम क्लोजली इसको ट्रैक कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप LNT की बात करें तो ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है. आज मल्टी ईयर हाइज उसने टेस्ट किए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि एक माइनर डिप्स टुवर्ड्स 1650, 1640 वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सर्च दी है. तो हमें नहीं लगता उसमें प्राइस वाइज ज़्यादा कुछ मेजर करेक्शन होगा. सो टाइम वाइज करेक्शन विद इन दिस कंसोलिडेशन अगर 40-50 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और 1800-1820 के आने वाले 2 महीने के लिए हमारे इसके टारगेट्स होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट BHEL जिसके मंथली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है. अगर आप 2-2.5 महीनों का यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल लग रहा है. तो 160 के स्टॉप लॉस से BHEL में भी खरीदारी की जा सकती है, और 203 से लेकर 205 के हमारे टारगेट्स होंगे. ठीक है राकेश, ये कुछ एक शेयर अभी ना भी F&O के अंदर आए थे इसी सीरीज के साथ. उसमें एक सुजलॉन है, फर्स्ट कैपिटल है, और साथ ही श्री सीमेंट है. ये तीनों ने पहली बार F&O का टेस्ट देख रहे हैं. हालांकि पहले होंगे लेकिन अब कई दिनों के बाद वापस पहुंचे. इनमें से कौन सा ठीक आपको लग रहा है, श्री सीमेंट, सुजलॉन या कैपिटल फर्स्ट? देखिए इन सब में तीनों ही ठीक हैं, लेकिन इन तीनों को अगर रैक करते हैं तो श्री सीमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, बट काफ़ी बढ़ चुका है. ट्रेडिंग के नज़रिए से मौजूदा स्तरों पर खरीदने की राय, तो कोई करेक्शन आती है तो बाय करके चलना चाहिए.